था, जब आप उसे सेल करोगे तो वो 6 लाख 5 लाख या 4 लाख में इस तरह से आपकी जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज उसमें थी वो सारी इस तरह से सेल होंगी, तो आपको लॉस में जाएगा। यानी जितना पैसा आपने लगाया है आपको उतना वापस रिटर्न नहीं मिलता, वो सम कॉस्ट होती है जो रिकवरेबल नहीं होती। ओके मैम, थैंक यू। और किसी को कोई इशू? चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी आते रहेंगे। पेज नंबर 189, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व आज हम सारे पढ़ लेंगे। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व कौन कौन से होते हैं? पेज नंबर 189 पे आ जाओ जल्दी से। पेज नंबर 189 पे जल्दी से सारे स्टूडेंट्स आ जाओ। और आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन में कौन कौन से कॉस्ट जो है वो हमें बियर करनी पड़ती हैं। शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो कौन कौन सी कॉस्ट हमें फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन वही जो पीछे आप पढ़ के आए हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? अमाउंट ऑफ मनी विच इज स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सम कमोडिटी। किसी भी चीज की आपने प्रोडक्शन करनी है, कोई स्पेसिफिक गुड आप प्रोड्यूस करने जा रहे हो, उस पर जो आपकी पैसे खर्च होंगे वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप 4 फैक्टर्स जब यूज करते हो। 4 फैक्टर्स क्या थे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जब आप उन 4 फैक्टर की सर्विसेज लोगे तो उनको उनकी सर्विसेज के बदले उनकी वेजेस, सैलरी या जो भी उनकी अमाउंट बनती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। किसी से लैंड लिया तो उसे रेंट पे करोगे, वो रेंट आपका कॉस्ट है। लेबर नहीं है तो लेबर को वेजेस पे करनी पड़ेगी, वो आपकी कॉस्ट है। या आपके मैनेजमेंट का स्टाफ है या अकाउंट का स्टाफ है, उनको जो आप पेमेंट करोगे वो भी आपकी कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बैंक से लोन लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट पे करना है, वो भी हमारी कॉस्ट में आ जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस हम देखते हैं, वो भी हमारी कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड आपको पता चल गया। अच्छा, उस दिन हुदा का एक क्वेश्चन था, हम 4 फैक्टर्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो 2 फैक्टर्स जो है उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में। अगर आप ज्यादातर देखो तो जो प्रोडक्शन होती है वो लैंड से होती है, लैंड से होगी, लेबर से होगी या कैपिटल से होगी। ठीक है, आपके पास दो, मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, हमारे पास 2 प्रोडक्शन टेक्निक्स होती हैं, या हम लेबर यूज करते हैं या हम कैपिटल यूज करते हैं। ये अब आपकी इकोनॉमी पे है, हमारे मुल्क पे डिपेंड करता है कि हमारे मुल्क में लेबर ज्यादा है या हमारे मुल्क में जो कैपिटल है वो इतना ज्यादा सस्ता है कि हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। तो उस पर डिपेंड करता है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में आप खुद डिसाइड करोगे कि आपने जो प्रोडक्शन करनी है वो लेबर से करनी है या कैपिटल से करनी है। दोनों को एक साथ आप यूज नहीं कर सकते, हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए तो फिर दोनों की कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ सकती है। तो उस कॉस्ट से बचने के लिए शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो या तो फिर आप लेबर यूज करोगे या फिर आप कैपिटल यूज करोगे। ठीक है, अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कैपिटल है नहीं, मशीनरी हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है, हैवी मशीनरी, उस पर फिर हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस बर्दाश्त करने पड़ जाते हैं। एक ऑलरेडी वो इतनी एक्सपेंसिव होती है, उसके बाद उस पर जो हम टैक्सेस वगैरह पे कर रहे होते हैं उससे और ज्यादा वो एक्सपेंसिव हो जाती है। तो जो छोटे बिजनेस होल्डर हैं, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो प्रेफर करते हैं फिर वो उस चीज की प्रोडक्शन करें जिसमें लेबर को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाए। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में आप या तो लेबर यूज करोगे या कैपिटल यूज करोगे, दोनों को एक साथ आप यूज नहीं कर सकते हो। यानी एक की अमाउंट आप ज्यादा रखोगे और एक की अमाउंट जितनी आप कर सकते हो, यानी एक दो अगर आप रख सकते हो तो उस हिसाब से आप खुद एडजस्ट करोगे। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले शॉर्ट रन कॉस्ट हमारे पास ये है। शॉर्ट रन इज द पीरियड ड्यूरिंग विच एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट। हमारे पास या लेबर या कैपिटल, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, या हम लेबर को यूज करेंगे या हम कैपिटल को यूज करके प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो दोनों में से एक को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यानी अगर आप दो कैपिटल यानी दो मशीनरी अगर आप यूज कर रहे थे और उस पर आप 10 वर्कर्स को काम दे रहे थे, यानी 10 वर्कर्स उस मशीनरी पर काम कर रहे थे दो पर। ठीक है, अब शॉर्ट टाइम पीरियड में प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं तो आपको पता है कि आप कैपिटल तो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो बाहर से मंगवाना पड़ेगा, फिर उस पर टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो हम जो है वो लेबर की अमाउंट जो है वो ज्यादा कर देंगे और कैपिटल हमारा फिक्स ही रहेगा, कैपिटल की अमाउंट हम ज्यादा नहीं कर सकते। तो दोनों में से किसी एक फैक्टर को आप कांस्टेंट रखोगे और दूसरे की आप अमाउंट जो है तादाद बढ़ाते जाओगे। तो सो द टोटल कॉस्ट इन शॉर्ट रन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स।
हमारे पास जो टोटल कॉस्ट होती है शॉर्ट रन में वो फिक्स कॉस्ट पे डिपेंड करती है और वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करती है। नीचे एक इक्वेशन दी हुई है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो हम बियर करते हैं कॉस्ट वो सम होती है फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। अब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट आपको पता है स्टार्टिंग में बता दिया था जब हमने कॉस्ट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो आपने हर हाल में बियर करनी है, चाहे आपको लॉस हुआ है चाहे आपको प्रॉफिट हुआ है, चाहे आप अभी वेट कर रहे हो अपने प्रॉफिट का, आपको हर मंथ ये कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। इसमें सैलरीज आ जाएंगी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की या परमानेंट स्टाफ जो आपके पास काम कर रहा है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, अगर मशीनरी खराब हो गई है तो उसको ठीक करवाने पे जो आपका पैसा लगेगा वो भी हो सकता है इसमें। एक्सपेंसेस फॉर बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग खराब हो रही है उसको ठीक करवाने पे आपका जो पैसा लगेगा वो भी फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट, आपको पता है जहां पर प्राइस और कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाए, यानी कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इक्वल हो जाए, वो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट होगा। रेंट ऑफ बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आपने अपना काम स्टार्ट किया था उसका आपने रेंट पे करना है, उसके लिए जो रेंट लेने वाला है वो वेट नहीं करेगा, वो हर महीने अपना रेंट लेगा। और प्रीमियम और इंटरेस्ट, आपने अगर इंश्योरेंस करवाई हुई है या आपने बैंक से कर्जा लिया हुआ है तो वो अमाउंट आपको हर मंथ पे करनी है। ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट वो है जो हमारी आउटपुट पे डिपेंड नहीं करेगी कि इस बार हमारी आउटपुट ज्यादा हुई है तो हम जब ज्यादा कॉस्ट बियर कर सकते हैं, या अगर हमारी आउटपुट कम हुई या प्रोडक्शन कम हुई है तो हमें कॉस्ट भी कम बियर करनी पड़ेगी। ये आपकी आउटपुट पे डिपेंड नहीं करेगी। फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगी, चाहे आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है प्रोडक्शन कम हो रही है, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपको हर हाल में बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास सैलरीज हैं, हमारे पास है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग है, नॉर्मल प्रॉफिट है, रेंट ऑफ बिल्डिंग है और इंटरेस्ट या इंश्योरेंस हमने अपने प्लांट की करवाई हुई है तो वो भी हमें हर हाल में पे करना पड़ता है हर महीने। ठीक है, तो ये आपकी आउटपुट पे डिपेंड नहीं करेगी। द कॉस्ट दैट डज नॉट वेरी, वेरी का मतलब होता है चेंज विद द चेंज इनटू आउटपुट, वो कॉस्ट जो आपकी आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती वो हमारी फिक्स कॉस्ट कहलाती है। इट मींस इफ आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज, अगर आपकी आउटपुट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है या फिक्स है आउटपुट में भी चेंज नहीं आ रहा, तब भी आपकी फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट है। क्लियर है यहाँ तक? मैम ये वाली जरा अगेन बता दीजिएगा। द कॉस्ट डज नॉट वेरी विद द चेंज इन आउटपुट इज कॉल्ड। अच्छा, ये फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन दी हुई है, आप इशू के पास मत करो। ये जो ऊपर लिखा हुआ है टोटल फिक्स कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज स्पेंड ऑन द फिक्स्ड इनपुट, ये मत करो। जो नीचे हाईलाइट हुई भी डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है, द कॉस्ट दैट डज नॉट वेरी, वेरी का मतलब होता है चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, वो कॉस्ट जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती वो हमारे पास फिक्स कॉस्ट कहलाती है। नीचे उन्होंने इसका मतलब बताया, इफ आउटपुट इंक्रीज डिक्रीज और इवन इट बिकम जीरो, इसका मतलब यह है कि अगर आपकी आउटपुट इंक्रीज हो रही है आउटपुट डिक्रीज हो रही है या आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तब भी फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं आता। यानी फिक्स कॉस्ट का जो ताल्लुक है वो आपकी आउटपुट के साथ नहीं होगा, ये आपको हर हाल में बियर करनी पड़ेगी। चाहे आप बहुत ज्यादा लॉस भी बर्दाश्त कर रहे हो तब भी आपको ये कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, ये कॉस्ट आपको देनी पड़ती है, क्योंकि आपने बहुत से लोगों की सर्विसेज दी हुई है, वो अपनी पेमेंट लेंगे क्योंकि उन्होंने अपने अखराजात पूरे करने हैं। मशीनरी खराब हुई भी है तो जब तक मशीनरी को ठीक नहीं करवाओगे तब तक प्रोडक्शन आपकी होगी नहीं। बिल्डिंग अगर खराब हो रही है तब भी आपको उस पर पैसा लगाना पड़ेगा। बिल्डिंग का रेंट देना है तो रेंट वाला वेट नहीं करेगा, वो टाइम पर अपना रेंट लेगा। इंश्योरेंस करवाई हुई है तो इंश्योरेंस वाले भी हर महीने आपसे जो आप जितनी की भी आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है वो पेमेंट वो आपसे लेंगे, और इंटरेस्ट जितना आपने हर महीने पे करना होता है बैंक वाले भी इंटरेस्ट लेंगे। आपकी आउटपुट को देख के वो डिसाइड नहीं करेंगे कि इस बार आपसे ये अमाउंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट है। क्लियर हो गया? मैम पेज नंबर बता दें एक दफा। पेज नंबर 189। ठीक है, शुक्रिया मैम। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट होगी कैसी? कर्व जो है वो इनके बने हुए हैं नेक्स्ट पेज पे 191 पे, पर वो टेबल के साथ बने हुए हैं। आपने सिंपल जो फिक्स कॉस्ट का कर्व है वो ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस पे कॉस्ट है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास आउटपुट है। आउटपुट को हम क्यू से शो करते हैं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट में क्या होगा,
हमारा जो कर्व है वो फिक्स ही रहेगी, यानी आप ये कॉस्ट हमारे पास फिक्स है, चाहे आप प्रोडक्शन को ज्यादा करो, यानी आउटपुट अगर Q1 थी तब भी आपकी कॉस्ट C थी, और अगर आप आउटपुट ज्यादा करते हो, आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, 1 से 2 पे आप आ गए, तब भी आपकी कॉस्ट उतनी ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट उसमें चेंज नहीं आएगा। या अगर आप कॉस्ट कम करके दिखाओगे तब भी कॉस्ट आपको उतनी ही बियर करनी पड़ेगी, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो कर्व है ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। ये आप बेशक इसके साथ बना लो। टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व में आपने सिर्फ इसकी जो हाईलाइट हुई डेफिनेशन है वो लिखनी है। उसके बाद नीचे आपने बता देना है कि टोटल फिक्स कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ किन किन चीजों पर मुश्तमिल है टोटल फिक्स कॉस्ट ये, और साथ में आप ये डायग्राम बना दोगे जिसमें बताया गया है कि फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स ही रहेगी, चाहे आप आउटपुट कम करो चाहे आप आउटपुट ज्यादा करो, फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मैम जी जी ये डायग्राम जैसे आपने बनाई है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ऐसे ही बना दें क्योंकि यहाँ पर तो बहुत अजीब सी बनी है। वहां पर वो सारी कर्व्स का बहुत सारे कॉस्ट को मिला के एक डायग्राम बनेगी। हाँ जी, आप अभी तो मैंने आपको कहा आप ये बना लो फिक्स कॉस्ट के मैम साथ ये डायग्राम। जी जी टेबल नहीं बनाना। टेबल मैं बनवाऊंगी आपसे, लेकिन ये बहुत बड़ा है, टेबल के साथ भी और बनवाऊंगी ताकि ये सिंपल आपको समझाने के लिए करें, ठीक है। और मैम डेफिनेशन के नीचे लिखा हुआ TF इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई Q। मैम इसका मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब बता दें। ये आप अभी नहीं लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये उसमें बताना है आपने, यहाँ से आप कट जी कर मैम दो। ठीक है। जी जी यहाँ पर जो टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई आउटपुट, यानी क्यू का साइन दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से कट कर दो, क्योंकि ये आपने आगे पढ़ना है। एवरेज फिक्स कॉस्ट में पढ़ोगे तो वहां पर दोबारा से वो बताया हुआ है, तो वहां पे आपको समझ आएगी, यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ से कट कर दो, यहाँ पर सिर्फ टोटल फिक्स कॉस्ट में आप इसकी जो हाईलाइट हुई डेफिनेशन है वो लिखोगे, उसके बाद आप इसके टोटल फिक्स कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ ये वाले पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद आपके सिंपल डायग्राम बना दोगे बस। तो ये आपकी टोटल जी फिक्स मैम कॉस्ट ठीक होगी, है। ठीक है। अब आ जाओ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है। कोई भी एक चीज चेंज हो रही है तो उसकी वजह से कोई दूसरी चीज चेंज हो जाए, वेरिएबल का मतलब चेंज होना, ठीक है, कभी अप कभी डाउन, उस तरह से। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो हमारी आउटपुट पे डिपेंड करेगी, यानी अगर हमारी आउटपुट इंक्रीज होगी तो हमें कॉस्ट भी ज्यादा बियर करनी पड़ेगी, और अगर आउटपुट या प्रोडक्शन हम कम कर रहे हैं तो कॉस्ट भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये है total variable cost. Total variable cost is the amount of money that is spent on the variable input by the firm in order to produce a particular quantity of some commodity. अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं और आपने प्रोडक्शन ज्यादा करनी है तो आपको लेबर ज्यादा लगाना पड़ेगा, आपको लेबर से काम डबल शिफ्ट पे लेना पड़ेगा, ठीक है। जब डबल शिफ्ट पे काम लोगे तो उन्हें पेमेंट भी डबल करनी पड़ेगी। तो जिस तरह से आप आउटपुट आपकी ज्यादा होगी वैसे ही आपकी कॉस्ट भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो हमारी आउटपुट पे डिपेंड करती है। अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो हमें कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ेगी, और अगर हम प्रोडक्शन कम करेंगे तो हमें कॉस्ट भी कम बियर करनी पड़ेगी। वो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। उसके बाद इसकी हाईलाइट हुई डेफिनेशन नीचे दी हुई है। द कॉस्ट दैट वेरीज विद द चेंज इन आउटपुट, वो कॉस्ट जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज हो जाए वो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट राइजेस, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तब बढ़ती है व्हेन द फर्म इंक्रीज आउटपुट, जब फर्म अपनी आउटपुट को बढ़ाती है तब हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और जब वो अपनी आउटपुट को कम करेगी तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम आउटपुट बिल्कुल प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे तो फिर हमारी आउटपुट, हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी वो हमें बियर ही नहीं करनी पड़ेगी, वो जीरो हो जाएगी। जब हम प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे, प्रोडक्शन जीरो पे आ गई है, आउटपुट हमारी जीरो हो गई है, तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बियर नहीं करनी पड़ेगी, देनी नहीं पड़ेगी। पेमेंट्स जितनी भी हम पहले दे रहे थे वो हम नहीं देंगे, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। क्या हो गया सबको, क्लियर हो गया यहाँ तक टोटल वेरिएबल कॉस्ट? यस मैम। अच्छा मैम इसका भी फार्मूला नहीं करना?
नहीं इसका भी नीचे आपने फार्मूला नहीं करना, ये आप आगे करोगे, पर इसके नीचे वाले पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। डेफिनेशन हो गई, इसका लिखा हुआ है डायरेक्ट कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट एंड फ्लोटिंग कॉस्ट, वो इसी को कहते हैं। वो इसी को कहते हैं। सही है। कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट में आप बता दिया, वो कॉस्ट जो हमारी आउटपुट पे डिपेंड करेगी, हमारी प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगी, वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, अगर प्रोडक्शन कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, और अगर प्रोडक्शन जीरो हो गई, यानी प्रोडक्शन बिल्कुल हो ही नहीं रही, तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो जाएगी, हमें देनी ही नहीं पड़ेगी, पेमेंट हमें देनी ही नहीं पड़ेगी, तो हमें ये कॉस्ट है वो बियर नहीं करनी पड़ेगी। अब ये टोटल कॉस्ट डिपेंड किस पे करती है? आप जब प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो रॉ मटेरियल ज्यादा लेके आओगे, जब रॉ मटेरियल ज्यादा लेकर आओगे तो जो ज्यादा रॉ मटेरियल आपने लिया है उसको ज्यादा पे भी करना पड़ेगा, ये वेरिएबल कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, लेबर से अगर ज्यादा काम लोगे तो उन्हें पेमेंट भी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, ये आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है। रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ फिक्स कैपिटल, अगर जो कैपिटल फिक्स्ड था, जैसे फ्यूल है, आपको पता है आपका एक महीने में इतना फ्यूल यूज होता है तो वो फिक्स्ड में आ जाता है, ऑर्डिनरी रिपेयर, रूटीन मेंटेनेंस, ये सारा कुछ उसमें आ जाता है। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो डबल शिफ्ट पे जब काम लोगे तो फ्यूल भी ज्यादा लगेगा, हो सकता है मशीनरी जो है वो खराब हो जाए, आपको दोबारा फिर ठीक करवानी पड़ जाए, तो एक महीने में जो आप पेमेंट करते थे रिपेयरिंग की या फ्यूल वगैरह की, जितनी भी आपने पेमेंट करनी होती थी, उससे अगर डबल पेमेंट करोगे, क्योंकि आप आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, तो पेमेंट्स आपको डबल करनी पड़ेंगी, तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फिर से वही बात कि अगर आप ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करोगे तो कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ेगी, जब प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो ट्रांसपोर्ट भी, आपकी फैसिलिटीज भी आपको ज्यादा चाहिए होंगी, जहां आप दिन में एक बार अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज करते थे, तो डबल प्रोडक्शन जब करोगे, प्रॉफिट गेन करने की कोशिश में होगे, तो फिर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज में भी शायद आपको एक दिन में 2 दफा या 3 टाइम्स आपको चाहिए हो, तो तब भी आपको कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ेगी। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, अगर आप चाह रहे हो कि जितनी भी आपने प्रोडक्शन किया है वो ज्यादा अच्छे से और जल्दी से सेल हो जाए, तो आपको एडवर्टीजमेंट भी अपनी चीज की बहुत बेस्ट करवानी पड़ेगी। और टैक्सेस, अगर प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट टैक्स भी ज्यादा इम्पोज कर देगी, तो ये जो है वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे ही आपकी आउटपुट इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो ये सारी चीजें हमें बियर करनी पड़ती हैं। ठीक है, आउटपुट के साथ इंक्रीज होने से। अब इसकी जो डायग्राम है वो मे भी यहाँ पे ना बने, लेकिन देखते हैं। ये हमारे पास आउटपुट है, ये हमारे पास है कॉस्ट। ठीक है, अब जो डायग्राम है वो रीजन से स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि अचानक से ही सबको प्रॉफिट गेन नहीं होता, ये इस तरह से कोई डायग्राम है। ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। अब ये कॉस्ट बता क्या रही है कि जब हम स्टार्ट में अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग में आपको जो है वो कॉस्ट भी ज्यादा बियर करनी पड़ती है, जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस की बात आएगी, गौर से देखो आप लोग। कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाओगे कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नहीं पता मार्केट में क्या सिचुएशन है, किस तरह के हालात हैं, किस तरह से लोगों को हैंडल करना है, किस तरह से कस्टमर को अपनी तरफ लेकर आना है कि वो आपकी चीज को ज्यादा से ज्यादा परचेज करें। तो ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम लेवल है, यहाँ पर आकर आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करोगे, क्योंकि इस सिचुएशन पर आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और आपकी आउटपुट जो है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब काम करेंगे तो हमें कॉस्ट भी ज्यादा बियर करनी पड़ेगी अगर हम आउटपुट इंक्रीज करेंगे। ये वो पॉइंट है जहां पर ये हमारा मैक्सिमम लेवल है, जहां पर अगर हम अपनी कॉस्ट आउटपुट इंक्रीज करेंगे तो हमें कॉस्ट जो है वो कम बियर करनी पड़ती है, ज्यादा बियर नहीं करनी पड़ती। अगर आप देखो यहाँ पर तो कितना गैप है, Q1 पे थे, Q2 पे आए तो हमें कॉस्ट उतनी की बियर करनी पड़ी, Q2 के बाद हमें एक्सपीरियंस हो गया तो हमने प्रोडक्शन ज्यादा की है, प्रोडक्शन ज्यादा करने से जो कॉस्ट है उसका जो इजाफा हुआ है वो बहुत ज्यादा कम है, ज्यादा इजाफा नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया है, पता चल गया कि कस्टमर को किस तरह से हैंडल करना है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी आप कर सकते हो, आपकी मार्केटिंग इतनी अच्छी है कि लोग आपसे आके वो चीजें परचेज कर रहे हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन जब किसी एक फर्म को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा हो शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो दूसरी फर्में उसको देखती हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है, तो इस फर्म में जहां पर इस फर्म को आउटपुट ज्यादा इंक्रीज करने से कॉस्ट कम बियर करनी पड़ रही है, प्रॉफिट वो ज्यादा से ज्यादा गेन कर रही है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट
इस पॉइंट के बाद जब फर्म प्रोडक्शन करेगी तो उससे दोबारा से लॉस होगा। अब वो लॉस किस कंडीशन में हो सकता है, मे बी कोई न्यू फर्म आ गई है जो इससे ज्यादा बेस्ट है, या इसके पास जो वर्कर काम कर रहे थे किसी दूसरी फर्म ने उन्हें सैलरी की अच्छी ऑफर देकर उन्हें अपने पास बुला लिया, तो इसके जो एक्सपीरियंस लोग थे वो इस फर्म को छोड़ के किसी दूसरी फर्म के पास चले गए हैं, तो कंपटीशन और ज्यादा टफ हो गया है। तो इस वजह से भी इस फर्म को जो है वो अचानक से जब ये प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो कॉस्ट इन्हें ज्यादा बियर करनी पड़ेगी। इस पॉइंट के बाद ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी आउटपुट पे डिपेंड करती है, अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा बियर करनी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा इसके कर्व जो हमने ये बनाया है, इस कर्व में एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है। स्टार्टिंग में जब आप प्रोडक्शन करते हो आपको नहीं पता मार्केट में क्या हालात है, किस तरह के लोग तो आप प्रोडक्शन जो है वो आपकी देख रहे हैं और लोगों की डिमांड क्या है, आप किस तरह से अपनी मार्केटिंग बेस्ट कर सकते हो। ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं जहां पर अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन आउटपुट 2 के बाद जब आप प्रोडक्शन दूसरी बार करते हो, उसके बाद आप प्रोडक्शन जो थर्ड टाइम आप प्रोडक्शन करोगे उसमें आपको एक्सपीरियंस हो गया मार्केट को किस तरह से हैंडल करना है। एडवर्टीजमेंट, आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपनी प्रोडक्शन को कहां से कहां तक लेकर जा सकते हो, कम लेबर से आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम किस तरह से ले सकते हो। ठीक है, कैपिटल आप किस तरह से अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये आप जब थर्ड टाइम प्रोडक्शन करोगे तो थर्ड टाइम प्रोडक्शन में आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी लेकिन कॉस्ट आपको कम बियर करनी पड़ेगी क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, जब एक फर्म को बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन हो रहा होता है तो उसको देखकर दूसरी फर्में मार्केट में जरूर एंटर होती हैं। ठीक है, और आपके पास जो वर्कर या लेबर काम कर रहे हैं उन्हें ज्यादा सैलरी का कहकर ऑफर करके उन्हें अपने पास बुला लिया जाता है, या फिर उस फर्म के पास इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, इतना ज्यादा पैसा है, उसके पास ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस लोग उसके पास हैं, तो तब भी आपकी प्रोडक्शन एकदम से कम हो सकती है और आपको दोबारा से कॉस्ट जो है वो ज्यादा बियर करनी पड़ सकती है। ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे किसी को कोई मसला? किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम बास टाइम फ्यूल्स वगैरह के रेट अप डाउन होते रहते हैं, उसका भी तो इम्पैक्ट पड़ता है ना। हाँ जी, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। कभी इकोनॉमी की सिचुएशन आपकी फेवर में आ जाए तभी आपकी प्रोडक्शन ज्यादा और कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इकोनॉमी की जो पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपकी फेवर में नहीं हुए तो तब भी ऐसा हो सकता है कि आप अगर प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो कॉस्ट आपको दोबारा से ज्यादा बर्दाश्त करनी पड़ सकती है, ये भी हो सकता है। और मैम ग्राफ्स की नहीं समझ में, बाकी वैसे समझ आ गई है। ग्राफ की क्यों नहीं समझ आई? इतना खूबसूरत सा ग्राफ है, देखो अलिफ मद्दा बनानी है बस। मैम यानी अब कि ये जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा हमारी प्रोडक्शन में इजाफा होता जाएगा, हमारी कॉस्ट की वैल्यू जो सी है वजह से हम फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे लगा रहे होते हैं, हमारी वजह से एक्सपीरियंस के साथ हमारी कॉस्ट कम होती जाएगी और प्रोडक्शन में इजाफा होता जाएगा। हाँ जी, लेकिन जब आपको कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट होता है तो फिर कुछ न्यू फर्में एंटर हो जाती हैं मार्केट में। तो जब न्यू फर्में एंटर होंगी, मे बी उनके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो या उनके पास एक्सपीरियंस लोग हो या वो आपके पास जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको अपने पास बुला लें। ठीक है, तो तब फिर उस सिचुएशन में हम जो है वो दोबारा से जीरो लेवल पर आ जाते हैं। फिर से हमें वही सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि अगर हमें अपनी आउटपुट बढ़ानी है तो हमें कॉस्ट भी उसके साथ ज्यादा बेयर करनी पड़ेगी। जैसे कि आप इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे अगर आप अपनी आउटपुट बढ़ाते हो, सपोज आपने आउटपुट बढ़ाई 4th लेवल तक, ठीक है, और यहाँ पर आप देखो अब आपको कॉस्ट पहले से ज्यादा बियर करनी पड़ेगी। ये आप टेबल से बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगी, अब ये तो मैं आपको ये यहाँ पर ऐसे ही बनेगी। ठीक है, तो इस लेवल के ये लेवल है जहां पर आप अगर अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज भी करोगे तो कॉस्ट आपको दोबारा से ज्यादा बियर करनी पड़ेगी। तो मैम ये न्यू यानी कि न्यू जो से क्या नाम है मार्केट में वजह से आएंगे क्या नाम है मेकर्स, उनकी वजह से हमारा ये होगा, हाँ कॉस्ट जी, उनकी बढ़ेगी। वजह से हो सकता है, उनकी वजह से हो सकता है, या पहले से जो फर्में काम कर रही हैं वो आपके पास जो वर्कर्स हैं उन्हें अपने पास बुला ले। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, तो मार्केट में यही होता है कि अगर किसी एक फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो जो दूसरी फर्में होती हैं वो देखती हैं कि इसे प्रॉफिट किस रीजन पे हो रहा है, इसकी एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो रहा है या इसके पास जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो इतने काबिल हैं जिसकी वजह से इसे प्रॉफिट हो रहा है। अगर वर्कर्स की वजह से हो रहा है तो फिर वो वर्कर्स को ज्यादा सैलरी का कहकर अपने पास बुला लेंगे।
ठीक है। तो जब आपके पास जो वर्कर काम कर रहे थे वो आपकी फर्म को छोड़ के फर्म बी के पास जाएंगे, तो आप जब न्यू वर्कर्स लाओगे तो फिर उनको भी सीखने में काफी टाइम लगेगा। तो इस सिचुएशन में आपको कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ेगी। अच्छा मैम, ये फिक्स्ड वाला भी आप काइंडली जरा समझा दें। फिक्स्ड वाला भी नहीं समझ में आया अभी तक। तो कॉस्ट और प्रोडक्शन समझ में आई है, बाकी एफसी भी लिखा नहीं समझ में आया। क्या नहीं लिखा हो समझ में आ रहा? मैम ये फर्स्ट ग्राफ फिक्स्ड जो सा टोटल फिक्स कॉस्ट है ना, जी जैसा जी। आपने बनाया मैम, ये ये वाला फर्स्ट ये पैराग्राफ आपको नहीं करना, मैंने पहले बताया है। टोटल फिक्स कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑन द फिक्स्ड इनपुट। ये वाला पैराग्राफ आप नहीं करोगे। आपने जो करना है वो यहाँ से करना है, ये जो हाईलाइटेड हुआ है, द कॉस्ट दैट डज नॉट वेरी विद द चेंज इन आउटपुट, आप यहाँ से करोगे। वो मैम कॉस्ट जो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती। जी जी। मैं जस्ट ग्राफ की बात कर रहा हूँ, वहां से तो अच्छा, मुझे ग्राफ बनाना है फिर से? यस यस मैम। अच्छा ये देखो, फिक्स कॉस्ट क्या है? आपको जो हर मंथ बियर करनी पड़ती है, ठीक है। यस जैसे मैम। आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, आपने इंटरेस्ट लिया, बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट आपने पे करना है। आपने जितने वर्कर्स लगाए हैं उनको हर महीने आपने सैलरी देनी है, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट का मतलब कॉस्ट हमारी फिक्स रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। अब अगर आप आउटपुट अपनी इंक्रीज करते हो, Q1 से Q2 की तरफ जाते हो, तो तब भी आपकी कॉस्ट देखो फिक्स है, उसमें चेंज नहीं आया, क्योंकि ये तो हर महीने की कॉस्ट है जो आपको बियर करनी है हर हाल में। चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है, चाहे आपको लॉस हो रहा है, चाहे आप अपनी आउटपुट इंक्रीज कर रहे हो, चाहे आउटपुट डिक्रीज करोगे, तब भी आपको ये कॉस्ट है वो बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपकी फिक्स कॉस्ट है हर महीने। जैसे सपोज अगर आप किसी दूसरे शहर में रहने चले गए, ठीक है, और आपका घर जो है वो 1 महीने तक बंद है, ना बिजली यूज हुई ना गैस यूज हुई, ठीक है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस के बिल आपके घर में आएगा। और इसी तरह से अगर आपके घर पीटीसीआर डिवाइस लगी हुई है तो पीटीसीआर डिवाइस का बिल भी आपके घर में आएगा, ठीक है। तो वो ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। आपने काम किया नहीं किया, आपने लाइट बल्ब यूज किए नहीं किए, आपने गैस यूज की नहीं की, लेकिन आपने उसकी कॉस्ट हर हाल में देनी है, ये फिक्स कॉस्ट है। आप समझ आ गई? ठीक हो गया मैम, ठीक हो गया, समझ में आ गई है। आप समझ में आ गई है? और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट की डायग्राम यस मैम, वो भी क्लियर है। वो क्लियर है? अच्छा जी, बाकी सबको क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है? चल आगे, फिर आगे अब नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बहुत इजी है। टोटल कॉस्ट स्टार्टिंग में आप पढ़ चुके हो। टोटल कॉस्ट हमारे पास सम होती है फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट अगर आपने अपनी फाइंड करनी है कि आपकी फर्म की टोटल कॉस्ट कितनी है, तो उसमें आपको फिक्स कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी और वेरिएबल कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी। फिक्स कॉस्ट में आप देखोगे कि आपकी रोज के जो चार्जेस है, महीने का जो आपने पेमेंट करनी होती है वो, प्लस अगर आपने अपनी प्रोडक्शन इस महीने इंक्रीज की है तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने पे आपकी एक्स्ट्रा जो अमाउंट लगेगी वो वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगी, और इन दोनों को जब सम करोगे तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आपकी मैम फिक्स कॉस्ट, जी जी बोलो। अच्छा, टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी सम होगी फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट जो आपको हर हाल में बियर करनी पड़ती है, और वेरिएबल कॉस्ट जो अगर आपने आउटपुट अपनी इंक्रीज की है। सपोज अगर आपने पिछले महीने 10 गुड्स आपने प्रोड्यूस की थी और इस मंथ आपका इरादा है कि आप 20 गुड्स की प्रोडक्शन आप करोगे, तो अगर आप 20 गुड्स की प्रोडक्शन करोगे तो फिक्स कॉस्ट तो आपको बियर करनी पड़ेगी, प्लस उसके साथ जब आप 20 गुड्स जो है वो प्रोडक्शन करोगे, पहले पिछले महीने आपने 10 की थी, इस महीने आप 20, तो 10 का इजाफा हो गया। उन 10 पे जो आपकी अमाउंट लगेगी वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। यानी आपने प्रोडक्शन इंक्रीज की, प्रोडक्शन इंक्रीज करने से आपको जो कॉस्ट बियर करनी पड़ी है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, और इन दोनों को जब आप सम कर लोगे तो वो टोटल कॉस्ट बन जाएगी। यानी आपको टोटल कितना पैसा आप अपने बिजनेस पे लगा चुके हो, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट की सूरत में है चाहे वो फिक्स कॉस्ट की सूरत में है, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। अब इसकी जो डायग्राम है उसमें आपने फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड करनी है और अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड करनी है, ठीक है।
फिक्स कॉस्ट हमारे पास फिक्स रहती है, उसमें चेंज नहीं आता, ठीक है। ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट है। ये तो आप तीनों को इकट्ठा बना लोगे, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड है और वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड है, ठीक है। अब आप देखो फिक्स कॉस्ट हमारी 0 पॉइंट्स के ऊपर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यानी फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 हो नहीं सकती। आपने चाहे चीज यूज की है चाहे नहीं की, फिर भी आपको वो पेमेंट करनी होती है, तो फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होगी। वो हर हाल में आपको 1 2 3 10 20 जितने भी आप अमाउंट आपने पे करनी होगी आपको पे करनी पड़ेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके घर में, अगर आप घर पे नहीं थे, आपने बिजली यूज नहीं की, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा। बिल आएगा, चाहे 100 आए चाहे 200 आए चाहे 300 आए, आएगा लाजमी। वो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो जब फिक्स कॉस्ट कभी 0 नहीं होगी तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कभी 0 पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। तो फिक्स कॉस्ट 0 नहीं है तो हमारी टोटल कॉस्ट भी 0 पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगी। कर्व बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है। कर्व इसका वेरिएबल कॉस्ट की तरह ही बनेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 0 पॉइंट से स्टार्ट हुई है। कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी 0 पॉइंट से स्टार्ट हुई है क्योंकि अगर हम आउटपुट अपने हमारी आउटपुट 0 है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर टोटल कॉस्ट, अगर हमारी आउटपुट 0 ही है, हमने प्रोडक्शन नहीं की इस महीने, फिर भी हमें फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो फिक्स कॉस्ट की वजह से जो टोटल कॉस्ट है वो कभी भी 0 पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगी, वो 0 पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगी। और इसमें भी एक्सप्लेनेशन सारी वही है कि स्टार्टिंग में जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें जो है वो कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ती है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि मार्केट में सिचुएशन क्या है, आपकी चीज की डिमांड क्या है, आप किस तरह से अपनी चीज को ज्यादा बेहतर से बेहतर तौर पर सेल कर सकते हो, मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट कितनी अच्छी कर सकते हो। उस बेस पर फिर आपकी जो प्रोडक्शन है, अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो कॉस्ट आपको कम बियर करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी मैक्सिमम पॉइंट तक होती है। मैक्सिमम पॉइंट के बाद जब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन हो रहा होता है तो फिर दूसरी फर्में भी मार्केट में एंटर होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब दूसरी फर्में एंटर होंगी तो आपका प्रॉफिट जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास टोटल वेरिएबल का टोटल कॉस्ट। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम 191 पर जो डायग्राम बनी है वो इसी की बनाई हुई है, लेकिन हाँ ये जी, तो वो 0 से इसी, स्टार्ट हो रही वो मैं बता रही हूँ। देखो 0 से क्या स्टार्ट हो रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट हो रही है 0 से। 0 से जो स्टार्ट हो रही है वो वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट हो रही है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में आप पढ़ चुके हो, अगर आपने प्रोडक्शन नहीं की, आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, 0 होगी। इस वजह से वेरिएबल कॉस्ट वहां पे 0 से स्टार्ट हो रही है। जो टोटल कॉस्ट है वो बिल्कुल फिक्स पॉइंट के ऊपर से स्टार्ट हो रही है। फिक्स कॉस्ट का जहाँ पे कर्व बना हुआ है उसके बिल्कुल उसी पॉइंट से टोटल कॉस्ट स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अगर फिक्स कॉस्ट है वो 0 नहीं है तो फिर हम टोटल कॉस्ट को भी 0 नहीं कर सकते। जब फिक्स कॉस्ट आप बियर कर रहे हो, ठीक है, ये देखो, ये आपके पास टोटल कॉस्ट है, इक्वल किसके आई है, फिक्स कॉस्ट के, और प्लस वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है, ठीक है। अब सपोज आपने जो है प्रोडक्शन नहीं की इस दफा, तो वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी हो गई 0। आपने प्रोडक्शन नहीं की लेकिन आपका प्लांट तो है, आप पूरे महीने जब आपने उस फर्म में गए नहीं हो, अपनी शॉप में गए नहीं हो, लेकिन जब आप महीने के एंड पे जाओगे तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल आया हुआ होगा, ठीक है। सुई गैस अगर आप वहां पे यूज करते हो तो उसका बिल आया हुआ होगा, और अगर नेट लगा हुआ है तो इंटरनेट का बिल भी आया हुआ होगा, ठीक है। तो सपोज वो मिला के 1000 आपकी पेमेंट आई हुई है, आपने प्रोडक्शन की नहीं है लेकिन आपने फिर भी ये 1000 जो है उन्हें पे करना है, तो टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी हो गई हमारे पास, 1000 आपने हर हाल में पे करना है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो वो है जो आउटपुट पे डिपेंड करती है। जब आउटपुट प्रोडक्शन की नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट 0 है, लेकिन फिक्स कॉस्ट वो है जो आपने हर हाल में पे करनी है। तो जब फिक्स कॉस्ट 1000 है तो टोटल कॉस्ट भी आपकी कितनी हो गई, 1000 की हो गई। इस वजह से जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट के बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट होगी। अब क्लियर है? है। यस मैम। यहाँ तक किसी को मैम कोई अगर इशू? मार्केट में 2 फर्में हो तो प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है, हाँ जी, प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। तो उसकी डिमांड नहीं इंक्रीज हो जाएगी प्रॉफिट डिवाइड होने के बजाय, मतलब 2 फर्में हैं तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी, डिमांड भी ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट तो डिवाइड नहीं होगा ना फिर। ये देखो ना, चीज की क्वालिटी पे भी तो डिपेंड करता है।
और दोनों इसी उसमें होंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ही उसे होना चाहिए, दूसरी को तो होना नहीं चाहिए। जी मैम। कंपटीशन होता है मार्केट में, कंपटीशन अगर एक जैसी गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है मार्केट में और सिर्फ 2 ही फर्में हैं तो उसमें भी बहुत कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। क्वालिटी, क्वांटिटी, वर्कर्स देखे जाते हैं कितने एक्सपीरियंस है, एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया जाता है, मार्केटिंग बेस्ट से बेस्ट की जाती है ताकि जो दूसरे के पास कस्टमर जा रहे हैं वो भी किसी तरीके से हमारे पास आ जाए। ठीक है मैम। और यहाँ तक किसी को कोई इशू? यस मैम, काइंडली एक दफा फिर बता दें स्टार्ट से मैम। मैं थोड़ा सा स्टार्ट से मैम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। कौन हो आप, दानिश हो? जी मैम, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ। तो रात को जल्दी सो जाया करो ना, मोबाइल रख दिया करो साइड पे। मैम मोबाइल साइड पे ही पड़ा था, मैं आज जल्दी उठ नहीं सका। अच्छा, अभी भी आंखें बंद हैं इसकी। थैंक यू मैम। कॉस्ट वाला हमने स्टार्ट किया, शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व हमने पढ़े हैं, ठीक है, बाकी सब भी सुन लो। शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व हमने पढ़ा है, कॉस्ट की डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में कर ली है। वो पैसा जो हम अपने प्रोडक्शन की गुड्स पर खर्च करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस करनी है उस पर जो हमारा पैसा खर्च होता है वो हमारी कॉस्ट होती है। हम जो है 4 फैक्टर्स यूज करते हैं। 4 फैक्टर्स में हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स हमें फ्री में अपनी सर्विसेज नहीं देते, हमें उनकी पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आपने किसी से लैंड लिया तो उसे रेंट पे करोगे, वो रेंट हमारी कॉस्ट है। लेबर की सर्विसेज आप ले रहे हो तो लेबर को आपको वेजेस पे करनी पड़ेंगी, वो हमारी कॉस्ट में आ जाएगा। बैंक से हमने लोन लिया हुआ है तो उस पर जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो भी हमारा जो है वो कॉस्ट में आ जाएगा। और जो हमें प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को फिर हमें इक्वली इन सब में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, यानी उस प्रॉफिट में से हमने इन सबको पेमेंट करनी है, तो वो भी हमारी कॉस्ट है। अब हमने शॉर्ट रन पीरियड में हमें कौन कौन सी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है वो हमने पढ़ा। सबसे पहले हमारे पास फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो हमारी आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती, चाहे आप प्रोडक्शन ज्यादा करो चाहे प्रोडक्शन कम करो, फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स ही रहेगी। अब वो फिक्स कॉस्ट फिक्स कैसे होती है, उसमें हमारे पास आ जाता है सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। जितना भी आपके पास स्टाफ काम कर रहा है उसको आपने सैलरी हर हाल में देनी है, चाहे आपको लॉस हो गया है, आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी आपने उन्हें सैलरी देनी है। आपकी कोई मशीनरी खराब हो गई है उसको ठीक करवाना है, उसकी पेमेंट भी आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस फॉर बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग की मुरम्मत के लिए भी आपने जो पैसा लगाया वो भी आपने लगाना है, वो भी फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा। प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है जहां पर कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इक्वल हो जाए वो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट होता है। जिस बिल्डिंग में आपने अपना काम स्टार्ट किया हुआ उस बिल्डिंग वाले को रेंट पे करना है, वो भी फिक्स कॉस्ट में है। और प्रीमियम और इंटरेस्ट, अगर आपने अपनी कंपनी की इंश्योरेंस कराई हुई है तो इंश्योरेंस की जितनी भी पेमेंट आपने हर महीने पे करनी होती है वो आप हर हाल में पे करोगे। और अगर बैंक से कर्जा लिया हुआ है तो बैंक का जो इंटरेस्ट आप हर महीने पे करते हो वो भी आपने पे करना है। तो ये आपकी आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता, फिक्स कॉस्ट होती है जो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती, चाहे आउटपुट कम है या ज्यादा है आपको हर हाल में बियर करनी पड़ती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल के साथ चेंज, आउटपुट के साथ चेंज होना। अगर आप आउटपुट ज्यादा करोगे तो कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ेगी, अगर आउटपुट कम करोगे, प्रोडक्शन कम करोगे तो कॉस्ट कम बियर करनी पड़ेगी। और अगर प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे, प्रोडक्शन सिफर है तो वेरिएबल कॉस्ट भी सिफर हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट भी बियर नहीं करनी पड़ेगी। ये हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब अगर प्रोडक्शन मार्केट में प्राइसेस ज्यादा हो गई हैं, आप अपनी चीज की प्रोडक्शन ज्यादा करना चाह रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल ज्यादा लेना पड़ेगा। जब रॉ मटेरियल ज्यादा लोगे तो पेमेंट भी ज्यादा करनी पड़ेगी। जी जी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वापस बताएं एक दफा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है जो आउटपुट पे डिपेंड करती है, यानी अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो ठीक है। कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन कम करोगे तो कॉस्ट कम बियर करनी पड़ेगी। और अगर प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे तो फिर वेरिएबल कॉस्ट भी बियर नहीं करनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, वो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। अब इसकी सीधी सी एग्जांपल ये है कि अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं और आप अपने लेबर से डबल शिफ्ट पे काम ले रहे हो तो लेबर को डबल शिफ्ट की पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। यानी अगर आप उसे 15,000 दे रहे थे एक शिफ्ट पे काम करने का, जब आप उन्हें डबल शिफ्ट पे काम पे लगाओगे तो 15,000 में 15,000 और ऐड कर दो, 30,000 आपको एक लेबर को देना पड़ेगा। कॉस्ट, प्रोडक्शन ज्यादा करने के साथ कॉस्ट भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाएंगी जिन चीजों पे वेरिएबल कॉस्ट हमारी डिपेंड करती है वो रॉ मटेरियल है। जितना ज्यादा रॉ मटेरियल लगाओगे उतनी ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, जितने ज्यादा लेबर लगाओगे उतनी ज्यादा लेबर को वेजेस देनी पड़ेगी।
रनिंग एक्सपेंसेस यानी अगर आप डबल शिफ्ट पे काम करवा रहे हो तो फ्यूल आप ज्यादा यूज होगा, फ्यूल भी वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा। रिपेयरिंग अगर पहले आप करवा चुके हो लेकिन आप डबल शिफ्ट पे काम करवा रहे हो तो मशीन खराब हो गई है तो उसको रिपेयर करवाने पे भी आपकी अमाउंट ज्यादा होगी। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वही, जितना ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करोगे उतनी ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर पहले दिन में एक दफा आप ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी लेते थे, अब जब प्रोडक्शन ज्यादा किया है तो दिन में 2-3 बार ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी लोगे तो उससे कॉस्ट भी ज्यादा दोगे। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, जितना ज्यादा अपनी चीज की सेल करने पे आप पैसा लगाओगे यानी एडवर्टीजमेंट के थ्रू जितनी ज्यादा बेस्ट एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हो आप करोगे, और जब प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो टैक्सेस भी ज्यादा पे करने पड़ेंगे। ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट की ये डायग्राम है। अब ये डायग्राम यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं आपको दोबारा बना देती, लेकिन अब कल फिर इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोग जितना कर सकते हो कर लेना, बाकी जिन्होंने टोटल कॉस्ट तक पढ़ा है वो टोटल कॉस्ट तक ही करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू जो जल्दी उठ गए थे? नहीं मैम। तो यहाँ तक आप लोग रीड कर लोगे अच्छे से, ठीक है। और यहाँ तक अगर कोई मसला, कोई किसी को कुछ समझ ना आया तो कल फिर स्टार्टिंग में हम यही डिस्कस कर लेंगे। और कल मैं आपको टेबल दूंगी और वैल्यूज आप लोग फाइंड करोगे तो अपने कैलकुलेटर सब कुछ अपने पास ही रखना, कैलकुलेटर, पेन, रजिस्टर, ये चीजें अपने पास ही रखना, ठीक है। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। मैम ये बताएं कि पाकिस्तान में जी ये मैम पाकिस्तान में फिर ये शॉर्ट रन कॉस्ट पे काम होता है जितने हाँ भी जी, क्योंकि यहाँ कारोबार पे हैं आए दिन आप देखो शॉर्ट पीरियड पे ही चल रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग पीरियड की कोई पॉलिसी नहीं है, आए दिन प्राइसेस कम हो रही हैं, प्राइसेस स्टेबल नहीं है तो लॉन्ग टाइम पीरियड कैसे हम रखें। मैम अटेंडेंस तो लगा दे। अटेंडेंस लगा रहे हैं मैम, स्क्रीनशॉट ले लिया है। आपने तो ले लिया पर आप मुझे भेजते नहीं हो। मैं मेरे पास सारी वो रिकॉर्ड पड़ा है। तो आप मुझे भेजो जल्दी से। अच्छा अभी तो बोल दो रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 खुदा नहीं है आज? नहीं है आज। नहीं मैम। रोल नंबर 2 प्रेजेंट मैम। 3 प्रेजेंट मैम। 4 प्रेजेंट मैम। 5 यस मैम। 6 भी नहीं है आज। मैम उसका नेट चला गया होगा, वो ऑन। हाँ जी आवाज तो आ रही थी उनकी। रोल नंबर 7 रोल नंबर 7 8 9 प्रेजेंट मैम। 9 प्रेजेंट मैम। 10 मैम। प्रेजेंट मैम। 11 यस मैम। 12 यस मैम। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। 13 प्रेजेंट मैम। 14 15 भी नहीं है। 16 प्रेजेंट मैम। 17 18 19 20 मैम 18 प्रेजेंट। 20 17 भी था उसका। प्रेजेंट मैम। 21 22 22 23 प्रेजेंट मैम। 24 24 है। यस मैम। प्रेजेंट। 25 प्रेजेंट मैम। 26
Present, ma'am. 28 Ma'am, 27. 27. लगा ली क्या लगा दिया है 28 29 Present. 30 नंबर 30 32 Present, ma'am. 33 Present, ma'am. Present, ma'am. 34 चलो बाकी सीआर आप मुझे सारी अटेंडेंस भेज दो मैं कर देती हूँ चलो अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज मैम।